क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ईपीएफओ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड ये है पार्ट नंबर 5। ठीक, पूरा इसमें कोर्स कर लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आज इसमें जानेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। रूरल अर्बन एरियाज़ में भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा संगठित क्षेत्र में है कौन सा असंगठित क्षेत्र में, तो आप आसानी से कर लो। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और 7 शेड्यूल में, इस सब कुछ जानेंगे इसी वाले वीडियो में। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का हमारा पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आपका मंथ वीकली टेस्ट, ये सारे आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, खूब सारे टेस्ट। और साथ ही साथ जो है स्टडी मटेरियल कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, इसी को 5-6 बार कर लो, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। और 1-to-1 गाइडेंस आप लोगों को दिया था जो बाकी और कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। आप जो है कुछ भी डाउट हो आप पूछिए, आप लोग के जवाब सवालों का यहाँ पे जवाब दिया जाता है। पर्सनली आप लोग को सुधार आपके अंदर किया जाता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564 880 530 और 9696060608 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पिछले लेक्चर में देखिए हम लोगों ने ग्रेचुटी वाला कर लिया था, रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेचुटी कैसे निकालते हैं? जो आखिरी सैलरी आपने उठाई है इंटू 15/26 इंटू ईयर ऑफ सर्विस जो आपने किया था। मिनिमम जो है परमानेंट जॉब्स में 5 साल होना चाहिए। फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग बताया गया है जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड आया है उसमें। ठीक, देखिए आज से हम ये चालू कर लेते हैं। ये वाला है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। ठीक, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जिसका यार जो लॉ के अंतर्गत है, समझो लॉ कौन से, फैक्ट्री एक्ट हो गया आपका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया, शॉप्स वाला। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है 1946 वाला। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डूज एंड डोंट्स। ठीक, क्या क्या जो है एम्प्लॉयर बताता है कि आपको वर्कर को मिलेगा, कैसी जो है वर्किंग कंडीशन मिलेंगी, सब कुछ पहले से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ भैया पहले नहीं बताया, ऐसा नहीं कहो, कह सकते हैं आप कब लीव मिलेगी, कितनी लीव मिलेगी, कितनी सिक लीव, सब कुछ इसमें बताया जाता है। कब आपको जो है मतलब हम लोग फायर कर सकते हैं, कब आपको कितना जो है क्या चीज़ें हैं, सारी कंडीशंस का जो है डूज एंड डोंट्स इसमें बता दिए जाते हैं। कंडीशन ऑफ वर्क इसमें डिफाइन होती है। ठीक, अभी जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड आया उसमें 300 से ज़्यादा वाले जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, पहले 100 था। ठीक, तो चलिए रिवाइज भी करते चल रहे हैं हम लोग। तो इन वाले लॉ में जो भी कंपनी, अब कंपनीज एक्ट भी इसमें आ जाएगा। ठीक, कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट बनेगी वो इनके लॉ के अंतर्गत, तो वो संगठित क्षेत्र में आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका सामाजिक सुरक्षा के सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे पेंशन, बीमा, अनएम्प्लॉयमेंट, आपका जो है डिसेबिलिटी वाला, एक्सीडेंटल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और कौन कौन इस तरीके से एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं? आपके संघ और राज्य सरकार के कर्मचारी, सेना, नौसेना, एयरफोर्स, बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होगी इन्फोसिस, टीसीएस एंड सो ऑन। ठीक, अब इसके बाद अगर कंपैरिजन करें हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, यानी असंगठित क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण की, तो रूरल एरियाज और शहरी एरियाज, अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज देखिए कुछ छोटे से स्ट्रीट वेंडर्स। इससे रिलेटेड अभी कौन सी स्कीम हम लोगों ने पढ़ी थी ईपीएफओ कार्ड्स में? स्वनिधि योजना, याद आ रहा है? ऐसे रिवाइज करते चलो प्लीज़। हॉकर्स, हॉकर्स कौन होते हैं? ये जो न्यूज़पेपर देते हैं सुबह, ठीक, न्यूज़पेपर वितरण करते हैं। और आपका जो है हेड लोड वर्कर्स, ठीक, सर पे बोझ ढोने वाले श्रमिक, जैसे कि आपका जो है कुली और ये सब लोग हो गए, मोची कॉबलर्स, ये हो गए आपके सारे के सारे। ठीक, उसके बाद रूरल एरियाज़ में जो है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं, इसमें और भी हो सकते हैं, देखो नीचे है, जैसे लोहार, टिन स्मिथ, आपका गारमेंट मेकर, वस्त्र निर्माता हो गए। रूरल एरियाज़ में कौन कौन से हो सकते हैं? भूमिहीन खेतीहर मजदूर, यानी कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर। छोटे और सीमांत किसान, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये कौन होते हैं? जो 5 एकड़ से ज़मीन जिनके पास कम है उनको लघु और सीमांत किसान बुलाया जाता है। भारत में जो सर्वे है उसके अनुसार अप्रोक्सीमेटली 86% जो है लघु और सीमांत हैं फार्मर्स। टोटल जो ज़मीन है उन पे जो फार्मर्स हैं कैटेगरी इसमें। ठीक, बटाईदार यानी शेयर क्रॉपर्स हो गए, मतलब जो भी क्रॉप उगाएगी उसका कुछ शेयर ले लेंगे, पैसे वैसा या फिर शेयर के हिसाब से रहता है।
कि मान लीजिए गेहूँ हुआ तो गेहूँ का कह देंगे भैया 2 कुंटल हमारे, ठीक, जमीन के हिसाब से। व्यक्ति जो निम्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, मतलब कि पर्सन इंगेज इन एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, आपका हॉर्टिकल्चर होगा, चॉर्टिकल्चर नहीं होगा, सॉरी, बी कीपिंग, टॉडी टैपिंग, ठीक, ताड़ी दोहन, ताड़ी जानते होंगे जो लोग बिहार अपने यूपी में हैं, ताड़ी की दारू बना के लोग पी लेते हैं। फॉरेस्ट वर्कर्स, रूरल आर्टिजन, ठीक। तो इस तरीके से अगर समझा जाए तो असंगठित क्षेत्र श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं, ठीक। और इसमें जो भी लॉ हैं, जो भी मतलब वर्कर्स हैं, या तो वो जो मौसमी होते हैं या फिर अस्थायी प्रकृति के होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होते हैं, और कैजुअल नेचर यानी आकस्मिक प्रकृति के होते हैं, कभी भी रख लेंगे, हटा देंगे। और इसीलिए जो है लेबर मोबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब एक कोई पोस्ट है, इस पे एक आ रहा है फिर हट जा रहा है, जल्दी जल्दी है आ रहा है हट जा रहा है, इसलिए इनकी कोई आवाज़ नहीं है। क्योंकि या तो इनको खुद लगता है यार हमें तो रहना नहीं ज़्यादा देर, हम क्यों आवाज़ उठाएं, और या फिर ये है कि भाई जो रहता है उसको, इसको भी, एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को भी पता है कि कभी भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। तो इनकी जो बार्गेनिंग पावर है, जो सौदेबाजी वाली बात है, नेगोशिएशन की जो पावर है, वो काफ़ी कम होती है, ठीक। अब देखिए ये वाला अगला टॉपिक है यहाँ पर कि जो है सोशल वर्कर, सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट हैं वो इंटरनेशनल वर्कर्स को कैसे मिलते हैं। पेड ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको ऑडियो में से समझाया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ। अब जो लोग, जैसे आपने सुना होगा, इन्फोसिस से जो है यूएसए में काम करने गए हैं, ठीक, वहाँ पे ऑन साइट हैं, मतलब जहाँ पे वर्क हो रहा है उसी साइट पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो ये क्या है कि जो इंटरनेशनल वर्कर होता है, अब उसको ये रहता है कि भैया कुछ ना कुछ उसको कंट्रीब्यूट करना होता है, तो वो कहाँ करे, जहाँ काम करने गया है वहाँ पे करे, जैसे इंडिया का है तो इंडिया में करे, या फिर किस तरीके से करे। तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, डिटैचमेंट, टोटलाइजेशन और पोर्टेबिलिटी। अब इसके बारे में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल वर्कर्स इंडिया हैज साइंड बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। तो उसमें से जो एसएसए होता है आपका, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसमें डिटैचमेंट, टोटलाइजेशन और पोर्टेबिलिटी दिया जाता है। आप समझो एग्जाम्पल के साथ में। डिटैचमेंट की अगर बात हो जाए कभी, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को मेजबान देश में योगदान करने छूट की गई है, यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए यूएसए में गया इन्फोसिस के थ्रू, या फिर कोई भी कंपनी हो, कुछ भी, तो आप उसको, मतलब ये छूट है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो भारत में करे, ठीक। इंटरनेशनल वर्कर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द होस्ट। होस्ट कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है इंडिया वाले को, ठीक। तो ये इसका ये है कि यहाँ पे से इसको छूट है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ना करे, तो वो यहाँ इंडिया में कर लेगा, ये बात है। दूसरा क्या है? टोटलाइजेशन, कि जहाँ पे सर्विस रेंडर करी जा रही है अबोर्ड टू बी काउंटेड फॉर बेनिफिट्स। अब अगर वो यहाँ पे सर्विस दे रहा है तो यूएसए के हिसाब से जो भी सोशल सिक्योरिटी वहाँ पे भी एक्ट है, तो वहाँ के हिसाब से जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो इस बंदे को मिलेंगे, एबीसी को, ये वाली बात है, ठीक। और पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि जो भी बेनिफिट है, ठीक, वो तो या तो वो चाहे, उसके पास ये मतलब एक मतलब चॉइस है कि वो इंडिया वाले बेनिफिट चाहे तो इंडिया वाले बेनिफिट ले ले, किसी एक को, ये नहीं दोनों जगह, मतलब हाथ जो है घी में नहीं होंगे, एक या तो इंडिया में चाहे तो इंडिया में, यूएसए में चाहे तो यूएसए में कर ले, ये वाली बात है, ठीक। अब आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता रहा है, देखा गया है पिछले सालों के क्वेश्चन में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक। भारत में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का फंडामेंटल राइट भी देता है हर नागरिक को, कि मतलब उसके बाद राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक, राइट टू लाइफ की बात करता है। और राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही जो है यहाँ पे कहता है कि भैया राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका का अधिकार जो है वो भी जो है आपका एक मूल अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफ़ी बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो ये पॉइंट आउट करता है कि जो आपका आजीविका का अधिकार है वो भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही है, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत, ठीक। तो जो एम है, जो उद्देश्य होता है सामाजिक सुरक्षा का, वो सबकी, जो भी लोग हैं सबकी आजीविका को तो भैया हमें इंश्योर करना है, आजीविका उनकी नहीं खत्म होनी चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि जो सोशल सिक्योरिटी का अधिकार भी जो है और उसके जो प्रोटेक्शन है फैमिली का, ये इंटीग्रल पार्ट है राइट टू आपका लाइफ के अंदर। अब राइट टू आजीविका जो है इसके अंतर्गत हो गई, आजीविका का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत। तो आपका सामाजिक सुरक्षा भी एक तरीके से राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इसको, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो सिकनेस, मान लें बीमारी हो गई, डिसेबल, दिव्यांग हो गए, या फिर
कोई भी फैमिली की पेंशन की बात है, तो ये सब कुछ जो है फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसके साथ ही देखिए, अब फंडामेंटल राइट की बात हो गई, अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशकता तो यानी कि डीपीएसपी की बात करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड है डीपीएसपी, जिसने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवाद के जो है स्वरूप को जो है हमारे समाज में इसको उतारा है। और इसमें जो सिद्धांत हैं या फिर इसकी जो नीतियां हैं वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को मतलब बढ़ाती हैं स्टेट के द्वारा। स्टेट को बोलते हैं भैया ये चीज़ें करो जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। जो समाजवादी जो पहलू हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नीतियां हैं, उन सब में आपको स्टेट को ये ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर में, जब भी आपके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आ जाए, ऐसा बोला गया था। अब लेकिन मतलब जब संविधान बनाया गया था, अब काफ़ी जो है स्टेट हमारे यहाँ काफ़ी हम लोग समृद्ध देश हो गए हैं, तो अब हम लोग इन सब उस पे विषयों पर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार को क्या बनाया गया है, वेलफेयर स्टेट माना गया है। ठीक, आर्टिकल नंबर 37 में क्या है आपका, गवर्नेंस यानी कि शासन, ठीक, आपका करने की बात कही गई है। और 38 में वेलफेयर की बात कही है। तो ऐसे याद कर सकते हो, जब आर्टिकल नंबर 37 में पहले गवर्नेंस आएगा तभी तो वेलफेयर स्टेट होगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे। वेलफेयर स्टेट करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक, तो ये पर्टिनेंट है कि हम यहाँ डिस्कस करें कि क्या जो है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लोगों के कल्याण के संवर्धन हेतु सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने हेतु हमें सामाजिक सुरक्षा जो है जरूरी है। सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएं फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब पीपल जो है उनके कल्याण के लिए हमेशा काम होता रहे, ऐसा सामाजिक व्यवस्था ही बना दो। ठीक, तो उसको लॉ के जरिए लोग को बता कर कि पेंशन इंश्योरेंस ये सब कराना चाहिए। ऐसी जगह नौकरी मत करो जहाँ पे जो है आपके जो है ये सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, बीमा नहीं है, जो भी है। ठीक, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट जो सरकार है उसकी ड्यूटी है कि वो पीपल जो है उनके कल्याण के लिए कार्य करें, उनका संवर्धन करें, आपका जो है प्रमोशन करें, सुरक्षात्मक वो डेवलप विकास करें उनका, सोशल ऑर्डर इस तरीके का जिसमें जस्टिस हो, न्याय मिले उनको, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे। ठीक, ऐसा जो है जो कल्याण स्टेट वाली बात हुई है वेलफेयर स्टेट की, वो आर्टिकल नंबर 38 में बताया भी गया है, 38 में। ठीक, प्रियम्बल के इसमें फीचर्स भी हैं कि जिसमें जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल की बात होती है। और ये क्लास मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे यहाँ जो वर्किंग क्लास है। ठीक, दो क्लासेस वैसे अगर आप देखो तो होते हैं, जैसे एक होता है रिच और एक पुअर, तो उसमें ज़्यादातर एक ये भी एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, और दूसरा क्या है, वर्किंग क्लास। ठीक, तो जो क्लास है वर्किंग क्लास, उसको मतलब कम से कम जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। और जो जो भी काइंड ऑफ सोसाइटी हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट करता है स्टेट से कि भैया तुम ये प्रोवाइड करो सामाजिक कल्याण। ठीक है, और इसीलिए डीपीएसपी हमारे संविधान में भी लाया गया है। ठीक, यही चीज़ बोल रहा है कि असमानता कम से कम हो और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जो इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल के साथ साथ जो समूह हैं लोगों के, उनको भी इंगेज किया जाए अलग अलग व्यापारों में, और वो अपना जो है उनको भी कल्याण किया जा सके। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। हमने यहाँ पे जाना क्या है, सिक्योर सोशल ऑर्डर ऐसा बना दो कि वो प्रमोट खुद करे वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है कि विधि या कानून को लागू करते समय सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए राज्य को निर्देश, मतलब जो स्टेट है, जो सरकार है, अगर वो कोई भी लॉ बना रहा है तो उस लॉ में हमेशा सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान हैं, जो उसके उपाय हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और उन लॉ में उनको डालना भी चाहिए। ये बात यहाँ पे कह रहा है सिंपल सी। ठीक, एक्टिंग जो है, जब भी कोई लॉ बनाओ तो उसमें सोशल सिक्योरिटी के जो है प्रावधान डालो। जैसे कि आप देखो ये सारे क्या हैं, ये कुछ आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल नंबर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये किस में आएगा, 39 में आएगा। ठीक, देखो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जो भी आजीविका होना चाहिए वो पर्याप्त होना चाहिए। मतलब बंदा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, काम तो कर रहा है, अब उसकी जो है उसको चाहिए, जो नीड्स हैं उसको चाहिए कम से कम 50 रुपये, और कार्य वो कर रहा 30 रुपये की, तो क्या ये पर्याप्त है क्या उस आजीविका के लिए? नहीं। ठीक, और आपके सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ नीड की बात हो रही है, ग्रीड की बात नहीं हो रही है। एक बात ध्यान रखना, ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है ना, ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती, नीड्स की सीमा हो सकती है। तभी के लिए गांधी जी ने कहा था अर्थ एंड अर्थ हैव, मतलब एवरीथिंग फॉर द ह्यूमंस नीड बट नॉट फॉर द ह्यूमंस ग्रीड।
ठीक। तो ये वाली चीज़ है, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व एक के पास नहीं होना चाहिए। ठीक। कंट्रोल, जो मटेरियल सोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है हमारे, उनका भी ये नहीं होना चाहिए कि एक ही के पास अब हुआ जा रहा है। ठीक है ना। और ताकि जब एक के बाद नहीं होगा तो समुदाय सब लोग काम करेंगे, और सब लोग जब काम करेंगे तो ये जो कॉमन नीड है, सबकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। अब मान लो देखो, एक कोई जो सबसे धन्ना सेठ है हमारे यहाँ, तो वो क्या, जो जिनको नौकरी देते हैं, जिनको रगड़ के काम लेते हैं, उनको तो घर वालों को दे रहे हैं, लेकिन क्या वहीं पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कई फैमिलीज़ में, ठीक, कई फैमिलीज़ में, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर करेगा, कल्याण करेगा हिंदुस्तान के लोगों का, या एक जगह ही कंसंट्रेशन हो जाए वेल्थ का, वहाँ ज़्यादा अच्छे से करेगा। हमेशा ध्यान रखना कि भारत में आज इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने मोबाइल कंपनियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी सहूलतें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मिडिल क्लास है। समझना मेरी बात, सबसे बड़ा मिडिल क्लास है। 1 2 10 धन्ना सेठ भी के पास में भी इतना पैसा नहीं जितना मिडिल क्लास के पास है, और मिडिल क्लास जिस दिन गुस्सा जाता है तो उस दिन जो है गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारी कंपनियाँ आई हैं, मिडिल क्लास के पास में सबके हाथ में पैसा है, तब जो है हमारी इकोनॉमी उठ रही है। एक दो यार, एक बंदा कोई बना हुआ है बहुत ऊपर, ठीक, सबसे ऊपर है, ठीक, अब वो गाड़ी लेगा तो यार कितने गाड़ी में क्या करेगा, एक गाड़ी ले लेगा, मैं कहता हूँ 4 5 6 10 करोड़ की ले लेगा। क्या मिडिल क्लास के बराबर वो गाड़ियाँ लेके, अब उसमें 4 ही तो पहिए होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए इसने 2 लाख गाड़ियाँ ली, उसमें कितने पहिए, 8 लाख पहिए होंगे, कितने सारे फ्यूल डलवाएगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी, कितने व्यापार चलेंगे, कितने लोग को नौकरियाँ मिलेंगी, और कितनी ज़्यादा जो है जो वेलफेयर के मेजर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स भी आएगा लोगों के पास, ज़्यादा ज़्यादा वो भी किया जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति के पास में कंसंट्रेशन होने पर क्या ये इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं? क्या खुद सोचो दिमाग से, नहीं हो सकती है। इसीलिए देखो, हमारे आज 75 साल होने वाले हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता हैं, उन्होंने कितने पहले ये सब चीज़ें सोच ली थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आजकल लोगों की जो याददाश्त है बहुत ही कम होती जा रही है। ठीक, शाम को मैंने आपको कुछ बताया, सुबह भूल गया कि वो करना है कि नहीं करना है। हमेशा लगातार लगे रहना बहुत जरूरी है। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, स्वामित्व नहीं होना चाहिए, मटेरियल भी सभी के लिए होना चाहिए। देखो ये वाला अगला पॉइंट जो है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सबके लिए हो। अब जैसे खाली बीएसएनएल था तो क्या कॉल लगती थी आपकी? कभी नहीं। लेकिन कई सारे लोग इसको प्रोडक्शन करने लगे तो अब कॉल भी लगती है और फ्री में इंटरनेट भी मिलता है। पहले 2 GB मिलता था महीने में, अब मिलता है 2 GB एक दिन में। ठीक, तो ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, मैन और वीमेन, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करी जा रही है। ये आर्टिकल नंबर 39 में है, ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद जो है हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स जो है, चाइल्ड एंड यूथ जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रोकना है इनको। ठीक, अगला जो हमारा डीपीएसपी है वो है राइट टू वर्क, राइट एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। ठीक, ये किस में आता है? आर्टिकल नंबर 41 में आता है। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि हमें स्टेट को कुछ ऐसा डायरेक्ट मतलब ऐसा बताया गया है कि वो कुछ लिमिट, पीपल को जो है लिमिट में रखें, उनकी मतलब स्टेट को, मतलब उनकी जो लिमिट है। जैसे जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब स्टेट सरकार का इतना पैसा थोड़ी ना था, आज के टाइम पे है। तो वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, विकास जो उनके यहाँ हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उसके अनुसार जो है लोगों के लिए राइट टू वर्क इंश्योर करें। ठीक, एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करें, शिक्षा इंश्योर करें, पब्लिक असिस्टेंस इंश्योर करें। ठीक, जैसे कि किस केसेस में आपको जो है सार्वजनिक सहायता कब देनी चाहिए? जब बेरोजगारी हो रही हो। ठीक, बेरोजगारी भत्ता देते हैं ना मनरेगा में, ओल्ड एज, वृद्धावस्था में, बीमारी, दिव्यांग, इन अदर केसेस ऑफ अंडर सर्व वांट जो भी हैं, तो उन केसेस में जब भी आपके पास हो तो डीपीएसपी में कहा गया कि आपको इन सब के लिए कार्य करना है। ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी में एक चीज़ है कि भाई अगर ये कार्य नहीं हो पा रहा है तो क्या आप केस कोर्ट में जा सकते हो? कहोगे कि यार देखो डीपीएसपी में लिखा हुआ और ये चीज़ नहीं हो रही मेरी, तो आप कोर्ट महाशय आप जो है इसके लिए हमें हमें जस्टिस दिलाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो डीपीएसपी का आप लेके नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर डीपीएसपी की वजह से सरकार ने, स्टेट ने कोई लॉ बना दिया है और उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो आप जा सकते हो। ये ध्यान रखना। ऐसा जो है मैटरनिटी बेनिफिट वाले में हुआ था, अभी दिखाऊंगा। उसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि डीपीएसपी के आप उस पर एवज पे मत आओ कि मैटरनिटी बेनिफिट कहा गया है डीपीएसपी में, तो मुझे जो है आप जस्टिस दिलाओ। आप ये कहो कि मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो प्रावधान को फॉलो नहीं हो रहा है उसको लेके आओ, तो बिल्कुल सुना जाएगा भाई, हम न्याय दिलाएंगे। कोर्ट ने ये कहा था, अभी समझाऊंगा। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं।
और इसमें इट इज़ यूजुअल टू रिफर टू द मैटर स्पेसिफाइड इन द डायरेक्टिव एज मेजर्स। अब देखो ये सारी जो मेजर्स हैं, जो भी चीज़ें डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 41 में लिखे गए, ये सब सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ही तो हैं यार। ठीक, आपका ओल्ड एज को देना है आपको, जो है पिछले वीडियो में समझाया भी है कि किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 41 जो है उसने, अब देखो 41 को आर्टिकल नंबर 16 से जोड़ के मत देखना कि आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कही जाती है ना, उसमें फिर रिजर्वेशन की बात है, तो उससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपका जो है पब्लिक असिस्टेंस है, रिलीफ देना है उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड हैं, सिक हैं, उन सब चीज़ों पे। ठीक है ना, अंडर सर्व्ड है, मतलब इसमें यहाँ पे ये है कि अगर सरकार इनकी मदद नहीं करेगी तो ये अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बात अलग है, वहाँ पे क्या है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है नौकरी मिल जाएगी, ये है ना। उसमें ये थोड़ी ना कि आपका मूल अधिकार है कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया ही जाएगा, आप करो कुछ नहीं, आपको आता कुछ नहीं और जाके आप एम्प्लॉयमेंट मांगने लगो, वो मूल अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, अगला क्या है, प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। ये आर्टिकल नंबर 42 में दे रखा है कि जहाँ पे भी वर्कर जाके काम करे वहाँ यार अच्छे से काम होना चाहिए, वहाँ पे डिजीज़ से उनको बचाना चाहिए, उसको मतलब अच्छा ह्यूमेन कंडीशन में होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चे हैं या फिर कोई लोग हैं उनको 20-20 घंटा काम कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए काम। कंसर्न्स ये है, फ्रेमर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे उन्होंने देखा कि स्टेट को कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि भैया ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कोयला की खानों में काम हो रहा है, ठीक, माइनिंग एरियाज़ में काम हो रहा है, तो वहाँ पे यार उनके पास प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, उनके पास सांस लेने के लिए अच्छे वो मास्क होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। वहाँ लाइट होनी चाहिए, ऐसा तो ना उनको घुसेड़ दिया कि जाओ कोयला निकाल लो जाके, तो ये तो ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैटरनिटी बेनिफिट और ये सब चीज़ें भी इंश्योर करने के लिए कही गई है स्टेट को, जो है कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में। इसमें फीमेल वर्कर जो नहीं भी हैं, यहाँ पे देखो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा कि भाई आर्टिकल नंबर 42 के अंतर्गत कोई आके ये कह रहा है कि ह्यूमन और ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये तो लीगली इन्फोर्सेबल है तो हमें कराओ। डीपीएसपी चलो नहीं, कोई बात नहीं कि आप इसको नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो लॉ बनाया गया है उसके एवज में तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट आके और बिल्कुल न्याय मिलेगा, ये चीज़ है। आर्टिकल नंबर 42 जो है ह्यूमन कंडीशन और ऑफ वर्क और मैटरनिटी बेनिफिट मातृत्व लाभ की बात करता है। ठीक, और एग्जीक्यूटिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर नहीं दिए जाते हैं आपका मैटरनिटी बेनिफिट के लिए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपको दिलाएंगे। अच्छा देखिए, लिविंग वेज की यहाँ पे बात हुई है। अगला जो डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 43 में लिविंग वेज लिखा हुआ है। ठीक, लिविंग वेज लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन है कि क्या मिनिमम वेज भी कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि मिनिमम वेज होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 43 में लिविंग वेज तो लिखा हुआ है वर्कर्स के लिए, तो स्टेट को वर्कर्स के लिए जो है एक लिविंग वेज रखना है ताकि वो और लिविंग वेज और कंडीशन ऑफ वर्क इस तरीके की देनी ताकि वो अपने डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके और अपना फुल इंजॉयमेंट कर सके, लेजर एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सभ्य मानक अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने के लिए स्थिति में काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो है लिविंग वेज कहा जाता है। लिविंग वेज होता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान तो आप लोग हो चाहिए ही चाहिए। ठीक, ये इन्वेस्टोपीडिया से मैंने अली उठाई है डेफिनेशन। लिविंग वेज एक तरीके का थ्योरेटिकल इनकम है जो ये बताता है कि इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को कम से कम जो है हमें शेल्टर, फूड और अदर बेसिक नेसेसिटीज़ देनी चाहिए। और इसका उद्देश्य लिविंग वेज का ये होता है, ये कर्मचारियों को इतना अर्न करा दे, इतनी इनकम इनकी करवा दे कि वो अपना सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सकें, मतलब अच्छी एक ज़िंदगी जी सकें और वो पॉवर्टी में कभी ना जाए। ठीक, ये वाली डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया से मैंने उठाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये रिपीट हो गया था इसलिए मैंने इसको काट दिया है। ठीक, तो और उसके बाद क्या है, ये वाला जो केस है स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस वर्कमैन, ये कंपनी थी वर्कमैन के बीच में, इनके बीच में जो है कुछ वाद विवाद हुआ तो होगा तो उसमें केस गया। इसमें ये देखा गया कि हर जो वर्कमैन है उसके पास इतना वेज होना चाहिए ताकि वो जो है अपना हाईएस्ट स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, मतलब वो काम करे इंडस्ट्री में तो पूरी दक्षता के साथ करे, एफिशिएंसी के साथ करे, और उसके साथ ही साथ जो है उसकी फैमिली को सारे जितनी भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, पानी अच्छा आना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, ठीक, छत होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसको मिल सकें नीड, और उसकी अपनी जो है हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ और फिज़िकल वेलबींग बढ़िया रहे। ठीक,
और इनफ उसको इनेबल कर सके कि वो अपनी गुणवत्ता वाली ज़िंदगी जी सके, अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से करे एज ए सिटीज़न। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें किस वाले केस में होता है कि स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस वर्कमैन। तो अगर ये केस दे दिया जाए, आपसे पूछे किससे संबंधित है, क्या ये इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए क्या, तो उसके लिए नहीं, ये आपका लिविंग वेज से संबंधित है, ये समझ लो। आर्टिकल नंबर 43 दे दो तो उसको वहाँ लगा लेना। तो जो अमाउंट ऑफ लिविंग विच इन टर्म्स ऑफ मनी विल वेरी बिटवीन ट्रेड एंड ट्रेड, अलग अलग व्यापारों में अलग अलग जो है लिविंग वेज क्या होना चाहिए वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है ब्रॉडली सोचो, आइडियलिस्टिक सेंस में सोचो, तो आर्टिकल नंबर 43 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि लिविंग वेज हमें इतना देना चाहिए कि हम इस अपनी जो है ज़िंदगी बढ़िया जी सकें, और और इसके लिए हमें जो है कुछ लॉ वो बना के देना चाहिए स्टेट को कि भैया लॉ स्टेट बना देगा तो सरकार बना देगी तो उसको ज़्यादा फॉलो किया जाएगा। ठीक, और आपका जो है कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना दिए जाएं जो उसकी देख रेख रखें। और ये किसको दिया जाना चाहिए, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल अदरवाइज जो भी वर्क कर रहे हैं, उन सबको लिविंग वेज मिलना चाहिए, अच्छी से अच्छी कंडीशंस मिलनी चाहिए, डिसेंट उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए, पूरा फुल मज़ा लेना चाहिए उनको ज़िंदगी का, अपनी छुट्टियों का, सोशल कल्चरल और अपॉर्चुनिटीज़ का भी। आर्टिकल नंबर 43 जो है ये ऐसा आइडियल आदर्श बनाता है, आदर्शों को प्रस्तुत करता है जो हमारे सामाजिक कल्याणकारी राज्य को श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो हमारा सोशल वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट किस वाले आर्टिकल में है, 38 में, उसमें कहा गया है कि वो ऐसा अटेम्प्ट करे कि हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं उसमें सुधार होता ही रहे। ठीक, कल्याणकारी होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 43 में ये देखिए, सोशल वेलफेयर स्टेट को हमें इस तरीके से करना मतलब बनाना चाहिए कि जो भी लिविंग कंडीशन है वो अच्छे से हो जाएं वर्कर्स के लिए। ये सेम वहाँ पे आ गया। कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ वेजेस इन द बैकग्राउंड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वेज स्ट्रक्चर। अगर हम ये देखें कि वेज कैसे क्या होना चाहिए, अगर हम डीपीएसपी के उसमें देखें इसको बैकग्राउंड में, परिदृश्य में, तो ये होगा कि वेज स्ट्रक्चर हमारा जो है फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपये काम कर रहे हो तो आपको जो है ये नहीं है कि 30 रुपये मिले। ठीक, फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। 1 लीटर दूध की कीमत जो है, अगर दूध वाला आ रहा है तो उसको ये नहीं है कि 40 रुपये का दूध है तो उसको 20 रुपये दे रहे हो। तो फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। पारिश्रमिक जो है बिल्कुल उसको ढंग से होना चाहिए, जितना उसने कार्य किया उसके हिसाब से। ठीक, अदरवाइज़ क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयड बोला जाएगा। ठीक, अंडर एम्प्लॉयड, काम करते हैं ज़्यादा मिलता है कम, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। कोई पैसा देने नहीं चाहता है, क्यों, जो पूंजीवाद है जो फैला रहा है, जो कार्य कैपिटलिस्ट कार्य कर रहा है, वो चाहता है यार कि इनको वेज ही मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद हड़प लो, खुद अपने भर लो। तो ये वाली चीज़ है। तो वेज स्ट्रक्चर शुड सर्व टू प्रमोट अ फेयर रेम्युनरेशन टू लेबर इंश्योरिंग ड्यू सोशल डिग्निटी, मतलब उसकी सामाजिक गरिमा बनी रहे, उसकी पर्सनालिटी अच्छी रहे, सुरक्षा बनी रहे, और फेयर रिटर्न टू कैपिटल। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे दोनों चीज़ कहता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा वेजेस दे दे कि उसकी खुद की दक्षता, खुद भी तो वो कुछ पैसा कुछ डेवलपमेंट में लगाता होगा ना इंडस्ट्री के लिए, वो भी बना रहे, उनको प्रोत्साहित भी करे श्रमिकों को, और साथ ही साथ जो है खुद की भी दक्षता, कैपिटल, अच्छा पूंजी अच्छी बनी रहे। ये दोनों के लिए होना चाहिए, बैलेंस जरूरी है। हालांकि बैलेंस ये किताबों में ही रहता है, और बाहर जो है क्या देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जो भी कार्य देता है, वो चाहता है कि हम कम से कम रगड़ के इसको निचोड़ के सारा पैसा निकाल लें। ठीक, तो ये चीज़ है, बीइंग द अनमाइंडफुल ऑफ द लेजिटिमेट इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड द, मतलब वही है, तीनों चीज़, तीन लोग खुश करना है, वर्कर्स को भी खुश करो, अच्छे उनको रेमुनरेशन दो, जो नियोक्ता है उसको भी खुश करो, उसकी भी एफिशिएंसी, उसको भी काम वाम होता हुआ दिखे, और जो कंज्यूमर है उसको भी ठीक ठाक पैसे में पहुंच जाए। तो ये काफ़ी बैलेंस करना इतना आसान नहीं, बट इसको करना चाहिए और करना पड़ेगा। इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ लेबर वेलफेयर। जो आपका लिविंग वेज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में साथ ये लिविंग वेज जो है हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, ये लेबर वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप अलग ही कर ही नहीं सकते। ठीक, और जो प्रिवलेंस है किसी कंट्री में सोशल सिक्योरिटी का वो अलग अलग हो सकता है। ठीक, आपका जैसे टुवर्ड्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कोई वेलफेयर स्टेट, कोई एक कंट्री है ABC, वहाँ पे मान लीजिए कुछ अलग है। आपका जो है XYZ है, तो वहाँ पे जो है वेलफेयर के हिसाब से अलग मायने हैं। तो वहाँ का क्या प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट है, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जो कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का वो और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है,
उसको और ज़्यादा वाइड कर रहे हैं। उसमें अब हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपका सैनिटेशन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सांस्कृतिक सुविधाओं के प्रावधानों को शामिल किया जा सके। न्यूनतम मजदूरी भी हो, मतलब मिनिमम वेजेस भी हो, ये गारंटी दी जानी चाहिए वर्कर्स को, ताकि वो एक गरिमामयी लाइफ जी सकें, डिसेंट लाइफ जी सकें। सोशल सिक्योरिटी एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, समझना, सकारात्मक जो है ये अवधारणा है, और ये एज्यूम करता है कि जो प्रोविजंस ऑफ दी सिस्टम एंड मैकेनिज्म द ऑर्गेनाइज सेक्टर विल बिकम पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीम ऑफ द इकोनॉमी एंड हेंस द नेशनल इनकम सिग्निफिकेंटली। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सोशल सिक्योरिटी एक सकारात्मक अवधारणा है, जो इसमें ये सोचा जाता, माना जाता है कि मान लीजिए आज जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी असंगठित क्षेत्र में है, जैसे कि कई सारी योजना इधर आई हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक, अटल पेंशन योजना, ठीक, प्रधानमंत्री किसान आपका मानधन योजना, ठीक, लघु व्यापारी मानधन योजना, ये सब मैंने ईपीएफओ कार्ड्स में पढ़ाए हैं आपको। अगर नहीं देखें तो ईपीएफओ कार्ड को जाके तुरंत जो है उसमें जो है उसको कर डालिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3-3, 5-5 मिनट के होते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को जब ये सब सहायता दी जाएगी तो वो लोग भी जो है मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और अब हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ अपना भी जो है योगदान करेंगे, और नेशनल इनकम जो है, जो देश की जो आय है, उसमें भी ये लोग योगदान करेंगे। सामाजिक सुरक्षा का ये एक सकारात्मक सोच है और एक पहलू भी है। जो सोशल सिक्योरिटी है, अगर आधुनिक उसमें देखा जाए, आधुनिक एरा में देखा जाए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, और ये कॉन्सेप्ट, और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इससे ह्यूमन जो है डिग्निटी और सोशल जस्टिस दोनों ही बने रहते हैं, यानी कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों ही बने रहते हैं, ठीक। और देखो, अब इन सब डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, बीपीएसपी वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस बार जो है अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फिर आर्टिकल से जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फैक्ट वाले मैंने आपको करा दिए हैं, और अगर कंसेप्चुअल पूछ ले तो आप इस तरीके से निकाल लोगे अगर आपने पूरी सीरीज़ देख रखी है, और नहीं तो अगर अपने पेड ग्रुप में है और वहाँ पे आपने डाउट पूछा है तो भी आपका ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो जो अबाउट डिस्कशन है, इसके हिसाब से देखा जाए, सोशल सिक्योरिटी मेजर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इसलिए ताकि जो स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता बनी रहे। किसी जो आजकल क्या है, मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक एरा में देखा गया है कि हमें स्टेबिलिटी और सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, ग्रीड बढ़ती जा रही है, कंज्यूमरिज्म की तरफ पहुंच गए हैं, ठीक। काम हो सकता है नोकिया से चाहिए लेकिन आईफोन, ठीक है ना। कई लोग के पास, मतलब किसी किसी पास तो एक फ़ोन है तो तब भी वो 4-4 लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या उसको दिखाने के पीछे पड़ी हुई है, क्या सोच रहा है, ठीक। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो हमें आज के टाइम पे सोशल सिक्योरिटी जो है एक एलिमेंट हो गया जो स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन लाता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, माइग्रेंट, जैसे कई लोग जो है ढाबे पे काम करते थे, रोज़ कमाते, रोज़ खाते थे, अब वो कोविड की वजह से बंद हो गए, तो कैसे जिएगा? क्या स्टेबिलिटी है उसकी लाइफ में? बताओ, क्या प्रोटेक्शन है उसकी लाइफ में? नहीं है। तो इन सब के कारण जो है सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आधुनिक लाइफ में, ठीक। और अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं हो तो जो है उत्पादन भी कम हो जाएगा, जो स्टेबल और एफिशिएंट लेबर फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। समझना मेरी बात। लेबर मतलब मान लीजिए उसको कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा भी, तो उसको अगर वक्त पे नहीं दी गई, मेडिकल एड नहीं दी गया, तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाए, या जो भी है, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो अगर सोशल सिक्योरिटी के नहीं है तो प्रोडक्शन, उत्पादन भी कम। यहाँ पे इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि इंडस्ट्री वाले और जो कैपिटलिस्ट, जो नियोक्ता है, वो भी ध्यान दें कि ये ज़रूरी चीज़ है, आप भी उन पे डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है कि वो ही आप पे डिपेंडेंट है। एफिशिएंट लेबर फोर्स होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ठीक। सोशल सिक्योरिटी जो है इस देयर, इसलिए जो है कोई बर्डन नहीं है, ये एक ऐसा निवेश है जो कि बहुत बढ़िया अच्छे लाभांश आपको देते हैं लॉन्ग रन में। गुड डिविडेंड जो है आपको मिलता है लॉन्ग रन में, लंबे समय में अच्छे लाभांश देता है, ठीक। ये वाली बात है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे जो शेड्यूल 7 है, आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, उसके अंतर्गत जो है आपके 2 प्रावधान है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, वो है आइटम नंबर 23 और आइटम नंबर 24। तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, याद करिए। 23 में क्या है? सामाजिक सुरक्षा, बीमा, रोजगार, बेरोजगार, ठीक, बेरोजगारी, ये 23 में है। 24 में क्या क्या है?
वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, जो है कल्याण करना है श्रमिकों का, और साथ ही साथ जो है कंडीशन ऑफ वर्क भी देना है, उनको अच्छा होना है। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी है, ठीक, आपका वर्कमैन का कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए उसे इन केस कुछ एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए। इनवैलिडिटी, ठीक है, कोई मतलब कोई ऐसी डिजीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो काम वाम नहीं कर पा रहा, इनवैलिडिटी। ओल्ड एज पेंशन होनी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी किस में मैंशनड है? 24 में। अगर आपको याद करना है 23 और 24 में क्या है, तो 23 में कम है, इनको याद कर लो, बाकी सब 24 में है। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, बीमा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे पेंशन की बात हो रही है, मुआवजे की बात हो रही है, भविष्य निधि की बात हो रही है, मैटरनिटी बेनिफिट की बात हो रही है, ठीक, 24 में। तो इस तरीके से ये वाला आज का हमारा जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन खत्म होता है। अगले सेशन यानी कि अगले पार्ट में, पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट की मेजर्स, मिनिस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, स्कीम्स क्या क्या हैं। ठीक, तब तक के लिए अलविदा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।